शुरुआत करते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखें, गुड मॉर्निंग ना ज़ोर से बोला करो बेटा। आप जितने ज़ोर से गुड मॉर्निंग बोलोगे ना उतने ज़्यादा एनर्जी आप लोगों में आएगी, है ना। और सुबह सुबह की बात है, हमेशा याद रखिएगा जब कभी हम मैथमेटिक्स पढ़े और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं मतलब गणित जिसे आप कहते हो हिंदी में, और आप में अगर ऊर्जा नहीं रहेगी तो आप गणित के सवाल कैसे हल करोगे। ठीक है, तो जब कभी मैं आपको आऊँ आपको गुड मॉर्निंग बोलूँ तो आपके चेहरे खिल जाना चाहिए और गुड मॉर्निंग एकदम ज़ोर से बोलिए, है ना। फिर से बोलेंगे गुड मॉर्निंग। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए आप, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बैठे हो, हम प्रीलिम्स के हैं, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ हो सकता है व्यापम को आपने लक्षित करके रखा हुआ है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या कुछ तैयारी हमें करनी होगी हमारे एग्ज़ाम को निकालने की। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैथमेटिक्स के सिलेबस को लेकर के डायरेक्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं और क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, उस पर वर्क नहीं होगा। आज वर्क किस पे होगा? वर्क इस पर होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करोगे। हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। क्योंकि देखिए किसी भी रण क्षेत्र में उतरने से पहले, रण क्षेत्र मतलब कि वह फील्ड जहां पर आपका कंपटीशन होता है, जैसे कि आप क्रिकेट की मैच की बात कर लीजिए, फुटबॉल मैच की बात कर लीजिए, अगर प्लेयर वहां उतर रहा है उससे पहले प्लेयर अपनी खुद की तैयारी करता है। और वो तैयारी कैसे करता है? उस तैयारी के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है जो उसका कोच बताता है कि आपकी ये स्ट्रैटेजी होती है, इस स्ट्रैटेजी से अगर आप तैयारी करते हो तो आप उस टूर्नामेंट में सफल हो जाओगे। ठीक वही स्ट्रैटेजी आज हम बात करेंगे कि आखिरकार सर वो कौन सी स्ट्रैटेजी है या रणनीति है जो मैं गणित विषय को लेकर के आगे जा करके, हम रीजनिंग की भी हम बात करेंगे कि सर हम कैसे रीजनिंग को लेकर के वर्क करेंगे, क्या है बताइए। उस स्ट्रैटेजी को अगर आप जान गए तो आपका आधा सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन किस क्षेत्र में? अपने गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए जिस क्षेत्र में आप आगे जाने वाले हो, जिस राह में आप आगे बढ़ने वाले हो, वहां का आधा सॉल्यूशन आप निकाल लेते हो, क्योंकि एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपके पास आ गई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि हम किस तरीके से तैयारी करेंगे मैथमेटिक्स को लेकर के, या फिर आप इसे कोई कह सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स, या फिर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप इसे कहोगे कि किस तरीके से गणित की तैयारी की जाए। अब यदि आपको गणित की तैयारी करना है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं, इतने वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स, हमें देखिए बैकग्राउंड हमें देखना पड़ता है स्टूडेंट्स की। अगर मैं बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो एक स्टूडेंट हमें मिलेगा जो कि मैथ्स, या फिर आप उसे जोड़ लीजिए साइंस। साइंस मतलब आप समझ रहे होंगे जो बायो ग्रुप के होते हैं, ठीक है। और एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो ना तो मैथ्स का होता है ना तो साइंस का होता है, वो हो सकता है आर्ट का हो सकता है वो कॉमर्स का हो, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट से उन्होंने ग्रेजुएशन खुद का कर रखा है। अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो हम उन्हें नॉन साइंस वाले स्टूडेंट गिनती कर सकते हैं। ऐसा वर्गीकरण स्टूडेंट्स का क्यों किया जा रहा है? क्यों ऐसा बांटा जा रहा है? ये बांटा नहीं जा रहा, मैं विद्यार्थियों की काबिलियत पे बिल्कुल भी किसी प्रकार से हम वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं कि अगर वो मैथ्स वाला बच्चा है या साइंस वाला बच्चा है तो बहुत अच्छा गणित कर लेगा, या फिर नॉन साइंस बैकग्राउंड से है तो बहुत अच्छा गणित कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बांटा इसलिए जा रहा है कि विद्यार्थियों की समझ कैसे आती है। एक मैथ्स वाला विद्यार्थी, एक साइंस वाला विद्यार्थी भी नॉन साइंस वाले स्टूडेंट से, हो सकता है वो स्टूडेंट्स हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड से हो सकता है वो स्टूडेंट्स हमारा आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, वो स्टूडेंट्स भी वो स्टूडेंट्स भी इन मैथमेटिक्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स की बराबरी कर लेते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके। कैसे? सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक ही गुणसूत्र होता है जो आपको याद रखना है, जो यहाँ मैथ्स और साइंस वाले भी फॉलो करते हैं। वो है बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। चाहे आप मैथ्स के हो, साइंस के हो, या नॉन साइंस में कॉमर्स आर्ट्स के हो, तो आपकी जो आवश्यकता रहेगी वो रहेगी ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। बात उठती कि सर आप ये प्रैक्टिस की बात क्यों कर रहे हैं। आपने बेटा जब स्कूल लेवल पे रहे होंगे तो हिंदी माध्यम की पुस्तकें जो हमारी होती थी तो आपने वहाँ सुना होगा, कई बार हमें दोहा पढ़ाते थे, याद होगा हिंदी माध्यम में। और चाहे अंग्रेजी माध्यम के भी अगर विद्यार्थी रहे होंगे तो हिंदी सब्जेक्ट तो होता ही है, तो वहाँ एक दोहा था,
मुझे वो दोहा हमेशा याद रहता है जब भी मैं स्टूडेंट्स को तैयारी करवाता हूँ गणित की या रीजनिंग की। तो कई स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, उनका ये कहना होता है कि सर मेरी तैयारी शायद इसलिए कमज़ोर पड़ रही है क्योंकि सर मैं नॉन साइंस स्टूडेंट हूँ। सर मैं यहाँ पर कॉमर्स से आ सकता हूँ, मैं यहाँ पे आर्ट से आ सकता हूँ। ठीक है, नागेश्वर जी कह रहे हैं कि सर साउंड का इशू आ रहा है, साउंड का इशू आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं साउंड से क्या इशू आ रहा है इन्हें। हेलो, हाँ नागेश्वर जी बताइए, आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? नागेश्वर जी बताइए, आवाज़ आ रही है? जसवंत सर, दुर्गा बताइए यहाँ पे आवाज़ आ रही है कि नहीं आपको, क्योंकि एक स्टूडेंट को यहाँ पे साउंड का इशू हो रहा है। सर थोड़ा लाउड एंड माइक क्लोज। अच्छा, थोड़ा लाउड बोलना है, वैसे लाउड तो है यहाँ पर, चलिए ठीक है, मैं लाउड ही कह रहा हूँ, पर हो सकता है साउंड का इशू, नेटवर्क इशू हो सकता है शायद। अभी साउंड क्लियर है कि नहीं बताइए, चलिए मैं थोड़ा जोर कह देता हूँ, एक बार मुझे रिप्लाई करिए। साउंड है, चलिए जसवंत सर कह रहे हैं कि साउंड है। एक्स वाई जेड जी बोल रहे थोड़ा तेज बोलिए, दुर्गा जी बोल रहे ठीक आ रहा है। तो एक्स वाई जेड जो भी आपका नाम है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि जब हम इस स्टेज में आकर के नाम लेते हैं तो एक्स वाई जेड बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग प्लीज अपने मोबाइल को स्वयं देख लीजिए, हो सकता है वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट्स है वो बता रहे हैं कि साउंड ठीक आ रहा है। ठीक है, फिर भी आप सभी स्टूडेंट्स हमारे लिए एक जैसे हैं, जो भी प्रॉब्लम आता है आप हमें बताते जाइएगा, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता रहूँगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स हम कहाँ पे थे कि कुछ स्टूडेंट्स हमने देखे मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड से, कुछ स्टूडेंट नॉन साइंस से हैं, कॉमर्स और आर्ट्स से हैं। और मैंने बोला कि अगर आपको मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणसूत्र है, या फिर आप उसे बोलते हैं एक ही ब्रह्मास्त्र है बेटा, वो है प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि हमने एक ही दोहा, मैंने जो पढ़ा था वो दोहा तो बहुत से हमने पढ़े थे, मुझे याद होता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो आपने इस दोहे का अर्थ अगर देखा होगा तो उसमें कहा गया है कि कुआं जो होता है, कुआं देखा आप लोगों ने कभी? कुआं, कुआं से जब पानी निकाला जाता है तो बाल्टी तो हम डाल देते हैं, मगर जिस रस्सी से उसे खींच रहे होते हैं, अगर आप वहां घिरनी नहीं लगाए हो, घिरनी नहीं लगाए इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं तो आप देखिए ये ऐसा कुआं रहेगा आपका, और इस कुआं में यहाँ पर इस तरीके से घिरनी बना दी जाती है, और इस घिरनी से फिर कई जगह यहाँ पे लोग खींचेंगे बाल्टी, और यहाँ पे बाल्टी रहेगा, पानी आएगा। अगर वहाँ घिरनी नहीं है बाय द वे, तो आपने देखा होगा कई लोग इसी को किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे सीधा बाल्टी को इंसर्ट करा दिया जाता है और फिर यहाँ से बाल्टी को खींची जाती है। तो जो ये रस्सी है, ये रस्सी इस पत्थर की अपेक्षा, क्योंकि पत्थर से मेड़ बना रहेगा उसका, रस्सी तो कमजोर है, लेकिन आप अगर देखोगे बार 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 पानी निकालना से ही वो जो रस्सी है वो इस मेड़ को भी क्या कर देती है, काट देती है, काट देती है। कैसे काट दी उस पत्थर को? सिर्फ और सिर्फ बार 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 प्रैक्टिस करने से। इसलिए कहा गया है रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आप कॉमर्स से है, आर्ट से है, अगर आपने अदर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी उसी रस्सी की तरह इस कुएं के पत्थर को काट दोगे, अर्थात आप मैथमेटिक्स जो एक पत्थर की तरह आपको दिखाई दे रहा है, आप उसके हर प्रश्नों को हल कर लोगे। आवश्यकता आपको किस बात की आवश्यकता है? सिर्फ और सिर्फ क्या करने की? प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? तो मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है। मैं पहले ही बता रहा हूं, टुडे आई विल नॉट डील द सिलेबस, मैं आज आपको सिलेबस नहीं बताऊंगा, पाठ्यक्रम की मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, मैं उस चीज की बात करूंगा जिसका आधार लेकर के जब आप मेरी क्लास में कल से जब बैठो तो हर एक स्टूडेंट बोलो कि सर मैं भलाई मैथ्स का नहीं हूं, मैं भलाई साइंस का नहीं हूं, सर मैं आर्ट्स से हूं, मैं कॉमर्स से हूं, सर मैं बीबीए मैंने किया है, मगर सर मैं प्रैक्टिस कर रही हूं, इसलिए मैं आने वाले सभी प्रश्नों को हल कर लूंगी, चाहे मेरा एग्जाम कुछ भी। तो पहला चीज क्या है मैथमेटिक्स में? प्रैक्टिस। क्लियर हुआ ये चीज? क्यों मैं प्रैक्टिस की बात करूं बेटा? प्रैक्टिस की बात सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएगा। ये तो छोटी सी बात है। अब बात उठती है कि सर मैथ्स के और चीजों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास और क्या क्या होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दुर्गा, एक्स वाई जेड और भी जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो आप मुझसे संपर्क करते रहिएगा, कमेंट जरूर करते रहिए। आप मुझे ये बताते रहिए कि अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को यहाँ से
बिल्कुल क्लियर करूंगा। चलिए, अब ये बात आती है कि सर आपने प्रैक्टिस की तो बात कर दिया, आपने हमें वर्गीकरण नहीं किया है, आपने बस ये बताया है कि सभी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, एक जैसे होती है। अब दूसरा जो क्वेश्चन उठता है कि सर जब मैं मैथ्स बनाती हूँ, मैं मैथ्स बना रही हूँ, अभी मैं किसी एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ हमारे साथ यहाँ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो CGPSC के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। और दोनों ही एग्जाम की अगर बात किया जाए तो ये दोनों ही एग्जाम कैसे हैं, वनडे एग्जामिनेशन है। मैं यहां बात स्ट्रेटेजी की कर रहा हूं, इसी वनडे एग्जामिनेशन को निकालने की। अब यहां पर एक और गणित आप समझिए, जब आप यहां पे वनडे एग्जामिनेशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये बात बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स कि आपकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों में हो, वन डे। ये बिल्कुल ये नहीं कहता। भले ही एग्जाम कैसा है, एक दिवसीय है, मगर आपकी तैयारी, आपकी अपनी प्रैक्टिस एक दिन की नहीं, कम से कम आपको रोजाना अगर आप प्रैक्टिस करते हो और अगर 5 महीने आपने दे रखा, अगर आपने सिर्फ 5 महीने अगर वर्क कर लिया तो आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी इस वन डे एग्जामिनेशन के लिए, मैथमेटिक्स को लेकर के या अन्य किसी विषयों की अगर मैं बात करूं तो। समझ में आ रहा है क्यों ये बात कहा गया? बात इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपने पीएससी के वनडे एग्जामिनेशन को फोकस कर रखा है, अगर आपने व्यापम की वनडे एग्जामिनेशन को फोकस कर रखा है, तो आपको पता चलेगा कि मैथमेटिक्स में लगभग, अगर मैं पीएससी की बात करूं, व्यापम की बात करूं, दोनों को अगर मैं एवरेज लेकर की बात करूं तो 45 से 50-55 क्वेश्चन विद रीजनिंग, रीजनिंग यहाँ पे अटैच कर रहा हूं क्योंकि मैथमेटिक्स का ही एक भाग रीजनिंग भी है, इसमें आपकी तर्क शक्ति का इस्तेमाल होगा। तो 45 से 55 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग के हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, यकीन मानिए कि आपको ये क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलते हैं, किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहता क्योंकि सॉल्यूशन आपके सामने रहता है। आपने मैथ्स को सॉल्व किया, सॉल्यूशन आपको मिल गया, 4 ऑप्शन में से निकाल लिया। इसलिए कहा जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, प्रैक्टिस। अब कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास ये परेशानी होगी कि सर ठीक है आपने प्रैक्टिस की बात किया, एक और चीज हमें नहीं समझ में आ रहा है सर कि जब मैं मैथ्स बनाती हूँ, जब मैं मैथ्स बना रहा होता हूँ सर, तो बन तो जाता है लेकिन जो तय समय होता है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा जो मैं बात कर रहा हूँ किसी भी एग्जाम की, वो होता है परफेक्ट टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या होता है? परफेक्ट टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिसे आप टाइम मैनेजमेंट भी कहते हो। हद से ज्यादा आप बहुत ज्यादा टफ हुआ तो 1 से 2 मिनट ले लीजिए, या फिर अगर मैं एटमैक्स अगर बोलूं तो आप 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें? फिर कई स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्रॉब्लम्स सुनने मिलता है कि सर आपने टाइम बोल रहे हैं कि एटमैक्स एटमैक्स कोशिश करिए कि आप 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करें। सर कैसे मैं 1 मिनट में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी? मैं फिर से बता रहा हूं, मैं अभी सिलेबस नहीं बता रहा हूं, सिलेबस आपको बाद में बताया जाएगा। अभी आपको वो आधार बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स जो आज ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो स्टूडेंट जो ऑफलाइन यहाँ रायपुर में संचालित क्लासेस में बैठे हुए हैं, वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके बाद दूसरा पॉइंट मैंने बताया, पहला तो प्रैक्टिस में हो गया, दूसरा टाइम को एटमैक्स 1 मिनट, तो कैसे यहां पर आता है कि अगर आपको एट मैक्स मैक्सिमम 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके पास सॉल्यूशन आती है स्पीड की। इसकी बात आती है स्पीड की। अब फिर से यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए प्रश्न खड़ा होता है, अगर वो मैथ्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से या फिर अदर्स वाले हैं, चाहे वो आर्ट हो, कॉमर्स हो या फिर अन्य किसी विषय से आपने अपना ग्रेजुएशन किया, जैसे बीबीए हो गया, सर स्पीड को लेकर के हमारे पास इश्यूज आते हैं, हम स्पीड को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, दुर्गा, XYZ और अन्य जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब आप इस स्पीड को कैसे बनाओगे किसी भी मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए? तो यहाँ पे अब 2 स्टूडेंट्स मुझे दिखाई देते हैं, यहाँ देखिएगा, एक वो स्टूडेंट्स जो कि मैथ्स या फिर इसे हम जोड़ दिए साइंस, दूसरा स्टूडेंट है अदर। अदर्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया, आर्ट्स हो सकते हैं, कॉमर्स हो सकते हैं, बीबीए हो सकते हैं, एक्सेट्रा हो सकते हैं। अब स्पीड दोनों में अंतर आएगी, लेकिन एक ही चीज है जो दोनों की स्पीड को बराबर कर लेगा, वो क्या है बोलिए? प्रैक्टिस। वेरी गुड।
बस यही एनर्जी मैं चाहता हूं। अगर मैं आपकी क्लास लूं, चाहे आप ऑफलाइन में बैठे हुए हैं XYZ दुर्गा और अन्य, तो आप भी यहाँ पे कमेंट करते रहिए ताकि ये मुझे पता चलते रहे कि आप वन वे कम्युनिकेशन में नहीं, आप टू वे कम्युनिकेशन में, इसलिए लाइव क्लास है। आप भी ऑफलाइन की वही सारी क्वालिटीज आप गेन कर रहे हैं, वही ऑनलाइन में क्वालिटीज गेन कर रहे हैं जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स यहाँ ले रहे हैं। इसलिए ऑफलाइन स्टूडेंट्स यहाँ क्लास में बैठ करके आप भी मुझसे बात करोगे, टू वे कम्युनिकेशन में ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मैंने यहाँ पे बात किया कि स्पीड, जब हम मैथ्स और साइंस की बात करते हैं तो यहां पर एक चीज इनके साथ पहले से रहती है बेटा, वो है नॉलेज। इस चीज को समझिए, इस मैथ्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स के साथ पहले से क्या रहता है? नॉलेज। सर नॉलेज मतलब समझ में नहीं आया कैसे? भाई आप देखिए, जब हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में, और अगर मैं उसके सिलेबस की बात करूं, विशेष तौर पर यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर इसके सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस क्या कहता है? सिलेबस कहता है कि आप क्लास 6 से 10 तक का मैथमेटिक्स यहां पे रहता है। अब क्लास 6 से लेकर 10 तक का मैथमेटिक्स हमारे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी पढ़े रहते हैं और अदर्स वाले भी पढ़े रहते हैं। कम से कम 10वीं तक तो आप अध्ययन किए ही रहते हो। लेकिन कक्षा 10वीं के पश्चात जो अदर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो ड्रॉप कर चुके रहते हैं, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट कॉमर्स में होता है, किसी का इंटरेस्ट आर्ट्स में होता है, किसी का इंटरेस्ट BBA में होता है, अदर्स सब्जेक्ट में होता है। और फिर आप तैयारी करने बैठते हो लगभग 7-8 वर्षों बाद, कम से कम 5 से 8-10 वर्षों तक के बाद आप तैयारी कर रहे हो। तो वहां पर स्टूडेंट्स को इशू क्रिएट हो जाता है नॉलेज को, क्योंकि जो मैथ्स और साइंस वाले वो ऑलरेडी नॉलेज ले रखे हैं, वो लगातार टच में है, लेकिन आपका टच क्या हो गया? थोड़ा छूट गया है। इसलिए यहाँ पे थोड़ी स्पीड की इशू आती है। तो उस स्पीड की इशू को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस को लेकर के। समझ आ रहा है ये चीज? अब ये बात आती है कि ठीक है सर, नॉलेज तो आपने बता दिया, क्योंकि मैथ्स और साइंस वाले जो होते हैं क्लास 10 के बाद 11th और 12th में मैथ्स पढ़ लिए, साइंस वाले फिजिक्स में भी, बायो फिजिक्स में भी उनके पास मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आ जाता है। कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो वहां पे भी थोड़ा बहुत आ जाता है, जब आप इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हो रिएक्शंस को लेकर के। लेकिन अगर हम अदर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, एक्सेप्ट कॉमर्स की, कॉमर्स में भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहते हैं, वहां पे इश्यूज क्रिएट हो जाए दूसरे, तो उनके पास नॉलेज कहीं ना कहीं नॉलेज रहता है लेकिन छूट चुका रहता है। तो उस नॉलेज को गेन करने के लिए अब हम क्या करेंगे? आप क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के हम कुछ स्टैंडर्ड बुक की बात करेंगे। किसकी बात करनी पड़ेगी? स्टैंडर्ड बुक। अब वो स्टैंडर्ड बुक क्या क्या हो सकते हैं? अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो, वेल एंड गुड, या फिर आप स्टेट, जैसे आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हो तो स्टेट की बुक ले लीजिए, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के मैथमेटिक्स को बेहतर आप ले लीजिए, तैयारी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपका बनाएगा बेटा बेसिक्स। क्या बनाएगा ये? बेसिक्स। और जिस चीज से आप पीछे हट रहे थे नॉलेज को लेकर के, जो 8 से 10 वर्ष हो गया, किसी को 5 वर्ष हो चुका है छोड़े, वो नॉलेज दोबारा यहां से गेन हो गया बेसिक को लेकर के। मतलब अब आप किसके इक्वल हो गए? ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथ बैकग्राउंड के, ऐसे स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड के। और यहां तक कि स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर मैथ्स और साइंस से भी है तो भी आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की अगर बुक को एक बार फॉलो कर लेते हो तो आपके पास एक ही जो नॉलेज है वो दोबारा ब्रश अप हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, जब हम किसी चीज को ब्रश अप कर दो तो उसमें क्या हो जाता है? शाइनिंग बढ़ जाती है। शाइनिंग। भाई कोई भी धातु, अगर आप सोने की भी बात करें, अगर आप चांदी की भी बात करें, तो वो भी आप देखिएगा समय अनुसार काला पड़ जाता है। तब हमारे सोनार भाई लोग क्या करते हैं? उसमें परत चढ़ाते, ब्रशिंग करते, तो उसमें चमक दोबारा आ जाती है। वही चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के, या फिर अगर आपके पास पहले से भी नॉलेज है और आप अगर स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर लेते हो, चाहे आप एनसीईआरटी की बात करो, स्टेट की एससीईआरटी की अगर बात करो, और आपने एक बार पढ़ लिया उसे, तो बेसिक्स आपके जनरेट हो जाएंगे। मैं सिर्फ अभी बेसिक्स की बात करूं जिसमें नॉलेज आपके पास आ गया। मगर कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इतना समय नहीं है। हाँ, समय नहीं है, और उसी समय को बचाने के लिए आप किसी एक स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, जहां पे टीचर अपने अनुभवों के साथ, जैसे यहाँ सुराज आईएएस में मैं अपने अनुभवों के साथ आपको इस कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं तक की किताबों को अगर आप पढ़ ना पाओ, क्योंकि हमारे पास एक टाइम का भी बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है, तो आपको हम एक स्टैंडर्ड बुक और फॉलो करवाएंगे। जैसे हो सकता है आपको RS अग्रवाल के लिए बोला जाए, SD यादव के लिए बोला जाए, R यादव के लिए बोला जाए, और अन्य कई पुस्तकें हो सकती जिनसे आप अध्ययन करना बेहतर समझो। उन्हें लेकर के यहाँ कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, ताकि आपकी जो बेसिक्स है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 की बेसिक्स आ जाए। क्लियर हुआ ये चीज? अब इस नॉलेज के साथ सब जब आप स्पीड की बात करते हैं, तो मैं स्पीड और कैसे बढ़ाऊं?
नॉलेज तो समझ में आ गया आपके पास, क्योंकि बिना नॉलेज की स्पीड तो नहीं बढ़ सकता। समझ में आ रहा है आपको हिनन? ठीक, क्लियर हो रही है सारी बातें? तो अब आप स्पीड बढ़ाने के लिए एक और चीज है नॉलेज के साथ, अगर मैं बात करूं बेटा, तो वो है आपका कैलकुलेशन, गणना करना किसी चीज की। अब सर मैं गणना या कैलकुलेशन कैसे करूं, कैसे मेरा फास्ट हो? सर यही तो बात है, यही तो इश्यू है मेरे साथ कि मैं स्पीड नहीं बढ़ा पा रही हूं, उसी को तो मैं कैलकुलेशन कह रही हूं। तो इसमें भी 2 से 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको कंठस्थ कर लेनी है, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो या फिर अदर्स हो, या साइंस बैकग्राउंड के हो या फिर आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, आपने बीबीए कर रखा है, आपको आवश्यकता जो पड़ेगी बेटा कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए, वो 3 चीज मैं बता रहा हूं। पहली बात जो है बेटा, सबसे पहला जरूरी इस कैलकुलेशन में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती जो आपको याद रखनी है। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब स्टैंडर्ड वैल्यूज कैसे सर, वो कौन सा हो सकता है? याद करो बेटा, जब आप कक्षा 10वीं में थे, 9वीं में थे, या उससे पूर्व अगर हम बात करूं, तो हमको एक वृत्त दिया रहता था, सर्कल दिया रहता था, और इस तरीके से सर्कल है, और कहा जाता था कि ये वृत्त जो है या फिर ये जो सर्कल है, इस वृत्त या सर्कल का आप हमें सरकमफ्रेंस या परिधि निकाल करके दीजिए। याद है ऐसा कुछ कहते थे वो लोग? तब वहां पर आता था कि वैल्यू आएगी 2 पाई आर। अब आर तो आपको दिया रहेगा प्रश्न में, मतलब कि त्रिज्या दिया रहेगा। अंग्रेजी माध्यम के अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप उसे कहते हो कि रेडियस दिया रहेगा। मगर बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? 2 पाई। क्या स्टैंडर्ड वैल्यू है? 2 पाई। अब वहां पर अगर आप 2 पाई को रटते रहोगे, उससे बेहतर है कि आप बेटा पहले से प्रैक्टिस कर लिए, आपने कंठस्थ कर लिया, आपने याद कर लिया 2 और पाई की वैल्यू 22/7, आपने इसको डिवाइड करके रख लिया किसमें? डेसिमल फॉर्मेट में। आपने अगर उसे रख लिया है बेटा दशमलव के तौर पर, तो आप सीधा सीधा दिए हुए त्रिज्या से आप गुणा करोगे और आपके पास उत्तर ज्ञात हो जाएगा। तो मुझे बताओ, ऐसे ही अगर स्टैंडर्ड वैल्यू अगर आपको पता रहेगी तो क्या आपका कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ऐसी अगर मैं स्टैंडर्ड वैल्यू की अगर बात करूं, स्टूडेंट्स जो भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी ध्यान देंगे कि 2 पाई आर हो गया, और कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड वैल्यू में और आपके पास आता है, जैसे कि आपको जो याद रखना है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू जैसे 22/7 जरूर है, लेकिन डेसिमल फॉर्मेट में क्या दिया गया है? कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3। समझ आ रहा है? ये कुछ स्टैंडर्ड है जो आपके कैलकुलेशन को बढ़ाएगा। जब मैं क्लास आपको लूंगा तो कुछ और स्टैंडर्ड वैल्यू जो याद करवा दूंगा। तो चीजें जब याद हो जाती है तो आप बेहतर तरीके से आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर इसको भी अगर मैं एग्जांपल से सोचूं कि सर कैसे स्पीड बढ़ेगी, कैसे मैं स्टैंडर्ड वैल्यू को याद रख ली तो बढ़ गया, भाई कॉमन सा एक मेरा एक प्रश्न है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने बारे में मुझे बताइए, तो मेरे ख्याल से आप फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलोगे, फर्राटेदार हिंदी में भी बता दोगे। लेकिन अगर मैं वही आपको बोलूं कि आप मेरे बारे में बताइए, तो अब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास मुझसे संबंधित नॉलेज नहीं है। तो स्पीड किससे बढ़ती है? अगर आपने अपने मस्तिष्क में पहले से कुछ स्टैंडर्ड चीजों को याद रख रखा है। यही मैथमेटिक्स कहता है कि अगर आप अपने कैलकुलेशन को बढ़ाना चाहते हो तो कुछ स्टैंडर्ड चीजें आप याद रख लीजिए। क्लियर हो गया? अब फिर आपको कुछ कैलकुलेशन और स्पीड करनी है तो तृतीय चीज, मतलब कैलकुलेशन के अंतर्गत दूसरा चीज जो आपको याद रखना है बेटा, वो आ जाएगा उसी कैलकुलेशन में, टेबल। ये आपको याद ही करना है। टेबल, पहाड़ा जिसे आप कहते हो, अगर मैं टेबल ना लिखूं तो मैं इसे पहाड़ा लिख सकता हूं। आपको याद जो रखना है बेटा वो है पहाड़ा। आपने बचपन में याद किए होंगे, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, टेबल आपने याद किया होगा, है ना? 2 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 20। तो अगर मैं कहूं तो अगर हो सके तो आप लगभग 30 तक का पहाड़ा बिल्कुल याद रख लीजिए। क्योंकि यदि आप 30 तक का पहाड़ा याद रख लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। मतलब कि कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए और क्या याद रखना है? पहाड़ा। क्लियर हुआ ये चीज? क्या याद रखना पड़ेगा? पहाड़ा, टेबल। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं, उसे भी देखिए। इसी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए चौथा चीज जो स्टूडेंट जनरली ध्यान ही नहीं देते, अगर आप किसी प्रश्न को अगर आप हल कर रहे हो तो हमेशा याद रखिएगा
कि कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनका आंसर उनके विकल्प में दिया रहता है, इनका आंसर उनके विकल्प में ही दिया रहता है। आप अगर प्रश्न को बेहतर तरीके से पढ़ोगे, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिनकी समझ लेकर के कैलकुलेशन माइंड में खुद ब खुद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसके लिए आपको पेन टच नहीं करना पड़ेगा, आप मस्तिष्क में उसका हल निकाल लोगे। क्लियर हो रहा है ये चीज? वो कैसे होगी? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस को लेकर के। समझ में आ रहा है ये बातें? अब यहाँ पे फिर से एक स्टूडेंट्स के पास माइंड में क्वेश्चन उठता है, सर यहाँ पे आपने प्रश्न की बात किया कि विकल्प में आ जाएगा, सर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि जब मैं तैयारी कर रही होती हूँ या तैयारी करता हूँ तो बहुत सारी चीजों में मैं फंस जाता हूँ, सर मुझसे बनता नहीं है। हाँ, होता है ऐसा। वो उन विद्यार्थियों के साथ होता है जो डेली कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। इसका अगर आप कैलकुलेशन बेहतर करना चाहते हो तो किस बात की आपको आवश्यकता है? आवश्यकता यह है कि आप डेली प्रैक्टिस करोगे किसकी? एमसीक्यूज की। किसकी प्रैक्टिस करोगे? एमसीक्यूज। या फिर अगर आप इसे बोलना चाहो तो आप इसे कह सकते हो किसकी? ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लगाना होगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन अगर आप डेली बना रहे हो इस क्लास से जाने के बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, तो यकीन मानिए आपका कैलकुलेशन ऑलरेडी बढ़ जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपसे क्वेश्चंस वहां सॉल्व होने लगेंगे। क्योंकि अगर आप एक दिवसीय परीक्षा व्यापक निकालना चाहते हो या एक दिवसीय परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा आयोग के द्वारा जो प्रीलिम्स ली जाएगी पीएससी के लिए वो निकालना चाहते हो तो उसमें पेपर 2C सेट और व्यापम का तो एक ही पेपर होता है। तो मैथ्स और रीजनिंग का अपना एक बहुत बड़ा रोल है और इसलिए आपको अगर एमसीक्यू सॉल्व करना है, अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो वहां पर यदि सॉल्व करना है तो घर में डेली कितने क्वेश्चन सॉल्व करिए? 50 से 100, वो भी टॉपिक वाइज। अब यहां पर कुछ और बातें उठती है स्टूडेंट्स को लेकर के कि वो स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे एक और चीज नहीं समझ में आ रहा है। वो ये है कि सर आपने मुझे बताया, मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद सर मुझे घर जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है ऐसा मैथमेटिक्स अगर आप बैकग्राउंड से नहीं हो तो इसलिए होता है क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आपने जस्ट अभी शुरुआत किया, मतलब आप कौन हो? बिगिनर्स हो बेटा, आप कौन हो? बिगिनर्स हो। और बिगिनर्स क्या करना चाहिए? टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और वही टॉपिक वाइज क्वेश्चन अगर आप कई प्रकार के बुक में देखोगे तो वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरीके से डिवाइड करके देते हैं। मगर वो जो बिगिनर स्टूडेंट है वो बिगिनर क्या करता है? डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता है जहां पर एवरेज या टॉपर स्टूडेंट बना रहा है, एवरेज या टॉपर स्टूडेंट यहाँ पे बना रहा है। तो आप ये मत देखिए कि एवरेज और टॉपर स्टूडेंट बना रहा है तो मैं क्यों नहीं बना सकता, मैं भी तो पढ़ रहा हूं। मगर आपको ये याद रखना है कि उन्होंने आपसे पहले प्रैक्टिस कर रखी है और आप अभी बिगिनर्स हो। तो आप क्या करिए? टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और उसके बाद देखिएगा जब आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। तो जब आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपसे सारे प्रश्न हल होने लगेंगे। ये चीजें समझ में आई? अप्रोच क्या रहेगा, किस तरीके से हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर हमें और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को लेकर के या स्पीड को लेकर के बात किया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा आपका वो है बेटा कुछ फॉर्मूला याद रखना। आपको यहां से फॉर्मूले भी बताए जाएंगे, कुछ फॉर्मूला जिसे आप सूत्र कहते हैं। ठीक है? बिना सूत्र के आप कैसे हल कर पाओगे? शॉर्टकट अगर आपको सॉल्व करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बेटा अगर इस प्रकार से दिया गया a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप जानते हो ए स्क्वायर या a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2 गुणित a गुणित b। अगर ये सूत्र आपके पास याद है तो आप कौन से प्रश्न को हल कर सकते हो? अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके का कोई प्रश्न दे दिया गया, उदाहरण मैं कह रहा हूं कि एक की जगह कुछ मान दे दिया गया, 7 की जगह कुछ मान दे दिया गया, जगह 3 दे दिया और यहाँ पे आपके पास मान लीजिए 7 दे दिया, तो आप आराम से 7 3 10, तो 10 का वर्ग वैसे भी क्या होता है?
100, ये तो आप जानते हो। लेकिन कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो इसके आधार पर आपको हल करना पड़ेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूले का अपना अपना महत्व भी है। दूसरा, अगर मैं मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की अगर बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, आर्ट्स से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, अन्य से हो सकते हैं, और यहाँ तक कि मैथमेटिक्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स भी डिमांड करते हैं कि सर क्या कोई ट्रिक है, कहते हैं ट्रिक। तब उसी पर अगर मैं चर्चा करूं तो यहां देखेंगे ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या होती है। ट्रिक मतलब कि यहां पर बात आ रही है, अच्छा स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो मुझसे जुड़े हैं वो मुझे एक बार बता दीजिए कि मेरी साउंड आप तक आ रही है कि नहीं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो एक बार बता दीजिए कि मेरी साउंड क्लियर है कि नहीं आप लोगों को। स्टूडेंट्स रिप्लाई कर दीजिए, साउंड आ रहा है कि नहीं। नीलम जी, नागेश्वर जी, साउंड आ रहा है कि नहीं, बस एक बार मुझे आप बता दीजिए साउंड आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं साउंड। ठीक, चलिए साउंड आ रहा है। चलिए अब देखते हैं ट्रिक, कि ट्रिक क्या होता है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एक चीज बिल्कुल बैठा लीजिए, ट्रिक जैसी जो चीज होती है वो ऐसा कुछ जादू नहीं है कि हमने आपको बता दिया ट्रिक लग गई आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। ट्रिक का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद है, उस फॉर्मूला को आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ट्रिक में ये होता है कि हमने आपको हल करने का तरीका पहले स्कूल की विधि अपनाएंगे, जैसे स्कूल में होता था, याद करिए, किसी भी चीज को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम हल करते थे। तो उसके 2 से 3 स्टेप हम छोड़ देते हैं, मस्तिष्क में हम उसका गणना कर लेते हैं, लास्ट का जो फाइनल रिजल्ट होता है उसी को अपना लेते हैं, उसी को कहा जाता है ट्रिक। उसे क्या कहा जाएगा, ट्रिक, वही ट्रिक है। इसका मतलब कि या तो आप फॉर्मूला बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और फॉर्मूले के साथ ही साथ आपको जो हम स्टेप वाइज यहाँ पे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, क्वेश्चन को स्टेप वाइज भी हल करूंगा, और स्टेप के साथ ही साथ उसके लास्ट में जो रिजल्ट दिया रहेगा उस रिजल्ट को भी आपको हाईलाइट कर दिया जाएगा, और उस रिजल्ट को अगर आपने याद रख लिया स्टेप में निकले हुए, बस उसको आपको इस्तेमाल करना होगा और वही बन गया आपका ट्रिक। समझ आ रहा है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के ये बहुत सारे आए समय क्वेश्चंस रहता है कि सर कोई आप ट्रिक बता सकते हैं क्या। तो मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो, उसमें ट्रिक मतलब कुछ और नहीं, बस इतना याद रखिएगा, ट्रिक मतलब होता है यहां पर आपके रिजल्ट्स का आपने कैसा उपयोग किया मैथ्स को लेकर के। यहां तक समझ में आई आप लोगों को कि हम हमारी बेसिक तैयारी कैसे होगी, क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पर कुछ सिलेबस की बात कर लेते हैं कि हम सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है। वैसे जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, अगर आप पीएससी में हो की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, नीलम जी और दुर्गा जी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए अभी ऑनलाइन में और भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप एक दिवसीय प्रश्नों का अगर हल कर रहे हैं, एक दिवसीय परीक्षा के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस वैसे वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। वहां बस ये कह दिया जाता है कि मैथमेटिक्स जो है बेसिक जो एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स कहेगा, मतलब एक समझ वाले प्रश्नों को वो देना चाहेगा। मैथ्स की अगर बात करूं, और मैं ओवरऑल अगर की बात करूं तो क्लास 6 से क्लास 10 तक की मैथ्स आपके पास रहेगी। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, भले ही मैथ्स आपका क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का है, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्वेश्चन पूछने का बेस रहेगा, वो आपका हाई लेवल का रहेगा। भले ये कह दिया जाता है कि कक्षा 6वीं से 10वीं तक का गणित आपसे पूछा जाएगा, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रहती है, ग्रेजुएट लेवल की रहती है। क्लियर है? अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास अगर मैं बात करूं कुछ सिलेबस में कुछ पॉइंट अगर मैं बात करूं, क्योंकि वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं दिया गया है कि हम इस चैप्टर से पूछेंगे, इस चैप्टर से पूछेंगे, इस चैप्टर से पूछेंगे, ऐसा नहीं है। वही अगर आप मुख्य परीक्षा
के विद्यार्थी रहोगे तो वहां पे डिफाइंड रहता है, परिभाषित है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के विद्यार्थी हो, आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर सिर्फ लिखे रहेगा मैथमेटिक्स। और उस मैथमेटिक्स में जैसे कि उदाहरण के लिए हो सकता है संख्या पद्धति को जानना, संख्या पद्धति। अब यहाँ पे बात आती है संख्या पद्धति की। जब हम यहाँ पे संख्या पद्धति की अगर हम बात करें बेटा, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश के अगर स्टूडेंट हो तो नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे कॉमन चीजें हमें जाननी होगी। वो कॉमन चीजें क्या हो सकती है? कॉमन चीजें हो सकती है जैसे कि नॉर्मल गणना करना, कैलकुलेशन करना, नंबर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस डिविजन्स की यहाँ पे बात की जाएगी, वो आपकी किसके अंतर्गत आ जाएगी? नंबर सिस्टम, या फिर आप हिंदी में क्या कहोगे उसे? संख्या पद्धति। ऐसी कुछ और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम दशमलव क्या हल करेंगे। दशमलव, जिसे आप अंग्रेजी माध्यम के अगर विद्यार्थी हो तो आप इसे कहते हो डेसिमल। डेसिमल जैसे कि उदाहरण के तौर पे 2.6 गुणित 5 मान लीजिए 5.2 दिया गया, तो इसे हल कैसे करेंगे? तो आप पॉइंट हटा दिए, ये 10 बन गया, ये पॉइंट हटा दिए, ये 10 बन गया। अब 26 गुणित 52 हम बताएंगे, इसको भी और शॉर्ट तरीके से बताएंगे कैसे होता है। फिर आप सीधा 100 से उसको क्या दे दोगे? भाग दे दोगे, तो आपका उत्तर ज्ञात हो जाएगा। ये डेसिमल वाली पद्धति होगी जो इजी है स्टार्टिंग के। ठीक है नीलम जी और दुर्गा जी और भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर किसी प्रकार का डाउट आता है तो पूछिएगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे बेटा वो रहेगा सर्ट्स। अंग्रेजी में हम इसे सर्ट्स कहते हैं। और जब हम सर्ट्स को अगर हिंदी की अगर बात करें तो यहीं पे आ जाएगा आपके पास, जिसे आप कहोगे घातांक, करनी। ठीक है, क्या होता है डरना नहीं है, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा आगे जाकर के। ये बेसिक चीजें है। इसी में नाव से संबंधित आता है क्वेश्चन कि भाई एक नदी है, एक नदी में नाव जा रही है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जा रही है, और नदी की भी अपनी धार, मतलब वो तो नदी बहती है ना, उसकी भी अपनी स्पीड है, तो कितने देर में पहुंच जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। पाई चार्ट को लेकर के क्वेश्चन आएंगे, सीधा सीधा बार डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से बार डायग्राम वाले क्वेश्चंस आएंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि सर ये जो प्रश्न है जो आप बता रहे हो, इसकी तैयारी के लिए हमें कौन सी बुक लेना होगा, हम कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या कुछ है, तो सीधा सीधा मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर हम यहाँ पे बुक की बात करें तो बुक तो वैसे आप कुछ भी लीजिए, कोई भी बुक की आप लेकर के आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ही। फिर भी जो ज्यादातर बच्चों में चलन रहता है, जैसे कि आप ले सकते हो RS अग्रवाल अभी स्टार्टिंग के तौर पर, या फिर आप ले सकते हो SD यादव, ये आप ले सकते हो, या फिर और कुछ स्टैंडर्ड बुक है जो मैं आपको क्वेश्चंस की तैयारी करवाऊंगा बेसिक बुक से लेकर के। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा? दो तरीके से रहेगा। एक क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा पूरा स्कूल की पद्धति जैसा, और वही दूसरे तरफ आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इसको शॉर्टकट में आप सॉल्व करोगे। क्लियर है नीलम जी? एक बार बता दीजिए चीजें समझ में आ रही कि नहीं आपको। और भी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुर्गा जी, नागेश्वर जी, एक बार आप बता दीजिए ये चीजें यहां तक क्लियर है कि नहीं। क्योंकि आज तो हम मैथमेटिक्स को लेकर के शुरुआत नहीं करेंगे, आज मुझे चीजें आपको बतानी थी कि मैथमेटिक्स की हम तैयारी कैसे करें। समझ आ रहा है? मैथमेटिक्स की हम तैयारी कैसे करें। अगर यहाँ पर आपको किसी प्रकार से कोई डाउट है नीलम जी, जो पूछ सकते हैं। एक और बात, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए स्पीड से, कैलकुलेशन से, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं, वो है क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना। क्वेश्चन के पैटर्न को समझना। क्यों ऐसा कह रहा हूं? देखिए जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, नीलम जी आवाज आ रही है ना आपको? ठीक है चलिए, अगर आवाज ना आए नीलम जी तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा। और XYZ जो हमसे जुड़े हुए, दुर्गा जी हमसे जुड़े हुए, नागेश्वर जी हमसे जुड़े हुए, और भी यहाँ पे कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं, अगर आपको साउंड में कोई इशू आए तो मुझे आप क्लियर कर दीजिएगा। अब बात आती है कि सर ये पैटर्न आप क्यों ले रहे हो, पैटर्न क्या है। तो देखिए यहाँ पे जब हम पैटर्न की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे। देखिए मैथमेटिक्स में क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। क्वेश्चन रिपीट कहने का मतलब एक ही जैसा आंकड़े या डेटा नहीं देगा। अगर मैं आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो एक जैसा आंकड़ों वाला नहीं देगा वो, या फिर अंग्रेजी में बोलूं तो एक जैसा डेटा नहीं रहेगा।
कि पिछली बार प्रश्न आया 84 दे दिया तो इस बार भी 84 दे देगा, नहीं, वो सिर्फ बदलाव क्या करेगा आंकड़ों में, लेकिन प्रश्न तो वही रहेगा। इसका मतलब कि अगर आपने किसी भी पैटर्न को जान गया कि किस प्रकार का वो पूछता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक नाव जो है वो नदी की धारा के साथ चल रही है और उसकी विपरीत दिशा में आती है, तो उसकी स्पीड ये थी, अब वो कितने देर में वहां तक पहुंचेगी, ये तो पैटर्न सेम रहेगा ना। बदलाव किसमें करेगा, किसमें बदलाव करेगा, सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में। हो सकता है कि धारा की जो गति है उसका आंकड़े बदल दे, नाव की जो गति है उसके आंकड़े बदल दे। तो अगर आप ऐसे पैटर्न को अगर आप समझ चुके हो तो उसी को ही कई पुस्तकों में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कर डिवाइड कर दिया जाता है। और अगर आप ये पैटर्न जान चुके हो तो यकीन मानिए आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर लेते हो। तो हम ऐसे पैटर्न को भी जानेंगे, क्योंकि जब मैथमेटिक्स के पैटर्न को आप जान चुके हो, प्रश्नों को आपने जान चुका है, तो माइंड में ही बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकल जाता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। तो हमारा अप्रोच क्या क्या रहेगा, फिर से मेरे साथ दोहराइए। हम क्वेश्चन के पैटर्न को जानेंगे, हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज याद करेंगे, जैसे कि टेबल लगभग कब तक 30 तक का आपके पास टेबल याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड वैल्यू √2, √3, √4 की वैल्यू क्लियर है। कुछ हम स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करेंगे, जैसे क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की अगर बुक आपके पास अवेलेबल होती तो बेहतर है, नहीं है तो आप यहाँ आ रहे हैं तो मैं आपकी चीजों को सहज कर दूंगा, कुछ स्टैंडर्ड बुक मैं यहाँ से दिलवा दूंगा। डेली आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 50 से 100 क्वेश्चन। समझ आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन डेली आपको सॉल्व करने हैं, जल्दी रिप्लाई करिए आप स्टूडेंट्स, कितने डेली 50 से 100 क्वेश्चन। कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ेगी, प्रैक्टिस से, वेरी गुड। ट्रिक क्या चीज है, ट्रिक कुछ और नहीं है, आपको जो स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको सॉल्व करके एक बार बताऊंगा उसी का फाइनल निकला हुआ रिजल्ट। समझ आया। तो ऐसे हमारी तैयारी चलेगी, और ऐसे तैयारी के लिए कल से आप बिल्कुल शार्प 7:30 मतलब 7:30 मेरी क्लासेस चालू हो जाएगी। आज क्योंकि डे फर्स्ट था इसलिए मैंने थोड़ा समय दिया, ठीक। अब रही बात इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने की, तो हम अगली क्लास से करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में जो हमें रिप्लाई दे रहे हैं, नीलम जी और भी बाकी स्टूडेंट्स हमें रिप्लाई दे रहे हैं, दुर्गा जी, नागेश्वर जी, गुड, कि 50 to 100 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट्स कल हम मिलते हैं आपको, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दूंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है। हाँ, लास्ट में आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपको मॉक देना ही होगा। मॉक, अब मॉक क्या होता है, मॉक मतलब होता है टेस्ट। टेस्ट जब आप टेस्ट देते हो उसके बाद ही आपको पता चलता है, आपका मूल्यांकन होता है कि आपने कितनी अच्छी तैयारी किया है। और ये टेस्ट कैसा होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवा दिया जाएगा, और ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है उनको भी वही क्वालिटी मिलेगी जो आज रायपुर में संचालित हो रही क्लास में क्वालिटी गेन करने वाले हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं। तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक। तो फिर हम कल मिलते हैं, और कल से हमारी शुरुआत होगी मैथमेटिक्स की। और मैं चाहूंगा जब कभी हम मिले तो गुड मॉर्निंग कैसे बोले, एकदम जोश के साथ, हंसते हुए चेहरे के साथ, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हम कल मिलते हैं, और आपकी अब इसके बाद अगली क्लासेस होगी, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे।